नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें देखेंगे और किसी भी देश प्रदेश के लिए ये इन नहरों का महत्व सिंचाई के माध्यम के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी देश या प्रदेश के जो सिंचाई का माध्यम होता है, ये नहरें वहाँ पे मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो इसी प्रकार से इन नहरों से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें हैं, हम केवल यूपी स्पेशल के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी नहरें हैं और कौन-कौन सी उनके उन नहरों का क्या नाम है। तो आज इस वीडियो में हम नहरों के बारे में बात करेंगे और पिछली वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं, तो वो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें हमने पहले रिवर्स को बताया कि यूपी में कौन-सी रिवर कहाँ से निकलती है और जो उसकी सहायक यूपी में 2 प्रमुख रिवर्स हैं। पहला एक तो गंगा है और दूसरा यमुना। बाकी इन गंगा और यमुना में बाकी छोटी-छोटी नदियाँ आके इनमें मिल जाती हैं और ये आगे यमुना की बात करें तो आगे यहाँ आके प्रयागराज में आके यहाँ पे गंगा से मिल जाती है और उसके बाद गंगा का आगे एक्सटेंशन होता है और आगे यहाँ पे ये गाजीपुर बलिया होते हुए बिहार साइड होते हुए आगे निकल जाती है। तो अब इन्हीं गंगा की जो नहरें हैं, एक यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो गंगा के क्षेत्र वाले और यमुना के क्षेत्र वाले जो भूमियाँ होंगी, वहाँ वहाँ तो सिंचाई आराम से हो जाती होगी, लेकिन जो अब गंगा से कुछ दूर के जो इलाके हैं, जो मध्यवर्ती इलाके हैं इधर के, यहाँ पे सिंचाई नलकूपों से, कुओं से, तालाबों से होता है। ले इसी को इस बीच में इस अपवाह तंत्र को पहुँचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया है, ताकि इस जो बीच में जो सूखी भूमियाँ हैं, वहाँ पे पानी को पहुँचाया जा सके और कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जा सके, ताकि पैदावार अच्छी हो और किसानों को सहूलियत हो खेती करने में अपनी। तो इस प्रकार से हम लोग आज इस गंगा और यमुना से जो भी नहरें निकाली गई हैं, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है रिवर की, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है। तो चलिए अब इसी के साथ अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य नहरों को देखेंगे और यहाँ पे सारे ज़िले आप लोग को दिखाए गए हैं। यहाँ पे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, इसको ये वाली भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो इसको भी यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट एंड मंडल वाली वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें समझ में आएगी कि कौन सी नहरें किस ज़िले से निकाली गई हैं और ये नहरें किस किस ज़िले से होते हुए कहाँ तक जाती है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो ऊपरी गंगा नहर क्या होता है? पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि ऊपरी गंगा नहर कहाँ है, क्या है। तो ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो यहाँ पे आप लोग बुलंदशहर मैप में देख रहे होंगे, बुलंदशहर। यहाँ पे एक नरोरा ताप विद्युत परियोजना बनाई गई है यहाँ पे, यहाँ से। तो ये नरोरा से ऊपर के जितने भी नहरें हैं, उसको ऊपरी गंगा नहर कहा जाता है और नरोरा के बाद बुलंदशहर के बाद जितने भी नहरें हैं, उसको निचली गंगा नहर कहा जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें ऊपरी गंगा नहर की, तो ये इसका निर्माण वर्ष देखें तो 1840 से 1854 तक में इसका निर्माण किया गया ऊपरी गंगा नहर को सिंचाई के लिए। और हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से ये इस ऊपरी गंगा नहर को हरिद्वार के समीप से गंगा के दाहिने किनारे से इसको निकाला गया है और यूपी के मध्यवर्ती जिलों में इसको गंगा से कुछ दूर पे इस नहर को निकाला गया है। और इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, अभी यहाँ पे कौन-कौन डिस्ट्रिक्ट से इस नहर को, ऊपरी गंगा नहर को निकाला गया है। तो अब इसकी लंबाई की बात करें हम लोग तो ये 340 किलोमीटर तक की इसकी ऊपरी गंगा नहर की लंबाई है
और यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में देख रहे होंगे 5640 किलोमीटर। तो ये 5640 किलोमीटर क्या है, आप लोग को दिमाग में ये आ रहा होगा। तो 5640 किलोमीटर ये है कि आप लोग जैसे यहाँ से हमने यहाँ हरिद्वार के समीप से गंगा के दाहिने तरफ से क्या निकाला, ऊपरी गंगा नहर निकली। अब ऊपरी गंगा नहर यहाँ से ब्लैंक पेज पे देखिए आप लोग, यहाँ से ऊपरी गंगा नहर निकली, ठीक। अब ऊपरी गंगा नहर से ये जो नहर है, ये यहाँ से यहाँ तक लेके 340 किलोमीटर तक की है। लेकिन अब इस नहर से इस ऊपरी गंगा नहर के बीच से भी कुछ छोटी-छोटी नहरों को निकाला गया है। अब इन छोटी-छोटी नहरों को जैसे ये मान लीजिए 500 किलोमीटर की नहर यहाँ से निकल गई। यहाँ से इससे ये 300 किलोमीटर की नहर निकल गई। इस प्रकार से ऊपरी गंगा नहर से लगभग 20-25 नहरें, छोटी-छोटी नहरों को निकाला गया है। तो उसी को सारी नहरों को डिस्टेंस को ऐड करके यहाँ पे उस 5600 टोटल बताया गया, 5640 किलोमीटर। तो ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, 340 किलोमीटर। और बाकी जब छोटी-छोटी इससे लिंक्ड नहरों को ऐड किया जाता है तो इसकी लंबाई कुल लंबाई हो जाती है 640 किलोमीटर। और ये इसकी बात करें तो ये ऊपरी जो गंगा नहर है हरिद्वार से तो निकलती है ये, उसके बाद सॉरी मेरठ, बुलंदशहर और अलीगढ़ को अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट से होकर इसको निकाला जाता है। अब ये आते-आते यहाँ बुलंदशहर के पास आगरा नहर और निचली गंगा नहर में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये लगभग ऊपरी गंगा नहर 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई उधर करती है। और इन जिलों की बात करें तो ये कौन-कौन सी जिलों को टच करती है, तो ये सहारनपुर यहाँ आप लोग मैप में देख रहे होंगे, ये सहारनपुर है। दूसरे वाले मैप में चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सहारनपुर है। इसीलिए आप लोग कह रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट वाली जो वीडियो है उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट को बताया गया है और किस मंडल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो उसको अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो यहाँ पे इस नहर वाली वीडियो को देखने में आप लोग को आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी कि कौन सी नहर कहाँ से निकल रही है और किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच कर रही है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे सहारनपुर आप लोग को यहाँ नज़र आ रहा होगा। उसके बाद मुजफ्फरनगर ये देख रहे होंगे आप लोग। उसके बाद मेरठ ये है। और तो इस प्रकार से इसको, उसके बाद गाज़ियाबाद यहाँ पे देख रहे होंगे गाज़ियाबाद, फिर बुलंदशहर ये है जहाँ नरोरा था। उसके बाद अलीगढ़, ये अलीगढ़ देख रहे होंगे आप लोग। मथुरा, उसके बाद मथुरा, एटा एटा देख रहे होंगे आप लोग। इसी तरह गंगा और यमुना के आसपास बीच के जो इलाके हैं इसको बीच के इलाकों में इन नहरों का निर्माण करके बीच के इलाकों तक पानी को पहुंचाया गया है। एटा के बाद फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, इटावा है, कानपुर है, फर्रुखाबाद है और फतेहपुर आदि जिलों की लगभग फतेहपुर तक इस ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ है। ये यहाँ तक आते आते लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमियों को ये सिंचित करती है ये ऊपरी गंगा नहर। तो इस प्रकार से आप लोग इसके ऊपरी गंगा नहर के इम्पोर्टेंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और इसी ऊपरी गंगा नहर के साथ साथ आगरा नहर और निचली गंगा नहर भी लिंक्ड हो जाती है आगे यहाँ फतेहपुर तक आते आते। और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, ऊपरी गंगा नहर को देख लिया आप लोगों ने, मैप के माध्यम से भी देख लिया कहाँ से कहाँ तक ये देख रहे हैं। यहाँ से एटा, यहाँ से फरीदाबाद, मैनपुरी, इटावा औरैया, ये कानपुर और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फतेहपुर, यहाँ तक आती है पूरी ये ऊपरी गंगा नहर। नेक्स्ट है मध्य गंगा नहर की बात करें हम लोग तो मध्य गंगा नहर है, ये बिजनौर से निकलती है। ये केवल 115 किलोमीटर 2-3 डिस्ट्रिक्ट को ये से बहती है। केवल बिजनौर से ये निकाली गई है। बिजनौर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, बिजनौर। और ये नहर ऊपरी गंगा नहर को पानी पहुँचाती है। अब देखिए ये क्या करती है बिजनौर, ये मध्य गंगा नहर क्या करती है, ये जो ऊपरी गंगा नहर आती है अब इसको बीच में थोड़ा थोड़ा जब पानी
ऐसा होता है कि कम होने लगता है। तो ये जो रामगंगा देख रहे हैं आप लोग, रामगंगा से रामगंगा से ये मध्य गंगा नहर बहती है और बीच में ये आके ऊपरी गंगा नहर से कनेक्ट हो जाती है और ऊपरी गंगा को ये और पानी बड़े मात्रा में उपलब्ध कराती है, ताकि ये आगे इस नहर से ऊपरी गंगा नहर में पानी ज़्यादा हो जाता है, फिर आगे इसका फ्लो बढ़ता है। तो ये ऊपरी जो मध्य गंगा नहर है, ये ऊपरी गंगा नहर को पानी पहुँचाती है। नेक्स्ट हम लोग देखें निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर क्या है? जो अभी आप लोग को हमने बताया कि जो ये बुलंदशहर है, जहाँ पे ताप विद्युत परियोजना संचालित होती है, उसके नीचे की जितने जितने जहाँ तक ये नहर गई है उसको निचली गंगा नहर कहा गया। और इसका निर्माण वर्ष देखें निचली गंगा का, तो 1878 में ये निचली गंगा नहर पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था। और ये नरोरा बुलंदशहर के पास से इस निचली गंगा नहर को निकाला गया और ये एक सॉरी ये एकमात्र विद्युत यहाँ पे एकमात्र विद्युत केंद्र है, ताप विद्युत केंद्र है। ये इसकी अपवाह तंत्र की बात करें तो ये इसकी अपवाह तंत्र लगभग 8800 किलोमीटर का है। ये पूरे इसकी अपवाह तंत्र चारों तरफ इसकी छोटे-छोटे लिंक नहरें तालाबों को मिला के इसका लगभग 8800 किलोमीटर तक की ये नहरें जाती है, कवर करती है एरिया को। और ये इस निचली गंगा नहर से लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है इस निचली गंगा नहर से। अब इस निचली गंगा नहर की बात करें तो बुलंदशहर कौन किस-किस डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है? तो ये बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर और ये प्रयागराज तक आते-आते लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की इस नहर से की जाती है। अब हम लोगों ने ऊपरी गंगा नहर को देखा। जब ऊपरी गंगा नहर यहाँ फतेहपुर तक आती है, तो ये किसी दूसरे एरिया से आती है और जब ये निचली गंगा नहर को निकाला गया, तो ये कुछ किलोमीटर के बाद 5 या 10-20 किलोमीटर के बाद ये दूसरे एरिया से इस निचली गंगा नहर को निकाला गया है, ताकि चारों तरफ के उधर वहाँ की भूमियाँ सिंचित हो सके इस नहरों से। तो ये हम लोगों ने देखा 3 नहरों को देखा, ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर और निचली गंगा नहर। अब इन्हीं तीनों के बीच में कुछ नहरों नहरों को हम लोग देखेंगे। ऊपरी गंगा नहर से जो लिंक नहरें हैं उसको देखेंगे, मध्य गंगा नहर से जो लिंक नहरें हैं उसको देखेंगे और निचली गंगा नहर से जो लिंक नहरें हैं उसको देखेंगे। तो अब हम लोग आते हैं आगरा नहर, जो कि ये बुलंदशहर के बाद हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि ये निचली गंगा नहर का एक लिंक नहर है। तो ये आगरा नहर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आगरा के पास यहाँ पे आगरा ये देख रहे होंगे राजस्थान के पास, राजस्थान के थोड़ा सा बॉर्डर पे इधर पड़ता है आगरा। तो यहाँ पे आगरा नहर देख रहे हैं, इसका निर्माण 1874 में हुआ। ओखला ये यमुना के दाहिने भाग से, ओखला के पास से यमुना के दाहिने भाग से निकलती है और ये गुड़गांव, मथुरा, आगरा और भरतपुर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो आगरा नहर है, मतलब यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही है, मथुरा और आगरा। भरतपुर राजस्थान में चला गया और गुड़गांव हरियाणा हरियाणा साइड। ये लगभग आगरा नहर 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करती है। तो ये हम लोग का हो गया निचली आगरा नहर का एक ये लिंक हम लोग को निचली नहर का एक लिंक हम लोग को मिल गया। ये यमुना से इस निचली गंगा नहर को निकाला गया और ये आगरा नहर उसकी निचली गंगा नहर की सहायक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर की बात करें तो इसका निर्माण 1830 में हुआ। उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन नहर है पूर्वी यमुना नहर, जो कि ये यमुना नदी आप लोग देख रहे होंगे मैप के माध्यम से। मैप पे आप लोग देखते चलिएगा और मैप पे सारी चीज़ें इंडिकेट की हुई हैं। अगर हम अंडरलाइन भी ना कर पाए तो एक बार आप लोग मैप में देख लीजिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे ये प्राचीन नहर
इसका बात करें तो इसको मुगल काल में शाहजहां ने इसको खुदवाने का काम, मतलब इस नहर को निर्माण करने का काम शुरू करवाया था शाहजहां ने। और यहाँ तक ब्रिटिश काल आते 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 तक इसका निर्माण होता रहा। और जहाँ तक मुगल काल में बन पाया था बना था, उसके बाद अंग्रेजों ने इसका विस्तार किया और इसको अ, फैजाबाद ग्राम सहारनपुर के पास यमुना के बाएं किनारे, यानी इसकी लंबाई की बात, यमुना के बाएं किनारे से निकाले गए, हम इसकी लंबाई की बात करें तो 1440 किलोमीटर है। और और ये 2 लाख हेक्टेयर भूमि को यहाँ तक सिंचित करती है। इससे इसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये नहर बहती है, तो इसकी बात करें तो ये सहारनपुर, सहारनपुर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, हापुड़। तो ये गाजियाबाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, मेरठ यहाँ पे, और शामली आप लोग, ये सहारनपुर है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और ये हापुड़। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट को, ये 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर इस नहर को निकाला गया है और इधर की ये भूमियों को सिंचित करने का काम करता है। और इस नहर से, पूर्वी यमुना नहर से लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। नेक्स्ट देखें शारदा नहर। शारदा नहर ये शारदा रिवर से निकाली गई, ये शारदा रिवर की आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये शारदा रिवर आके यहाँ घाघरा में मिल जा रही है, कहाँ पे, सीतापुर, यहाँ बाराबंकी के पास। तो शारदा नहर घाघरा से मिल जाती है और घाघरा यहाँ आगे इसका एक्सटेंशन होता है। और यहाँ पे मऊ, बलिया और देवरिया तीनों डिस्ट्रिक्ट के पास में, यहाँ पे जाके, यहाँ पे देवरिया के पास ये घाघरा घाघरा का मिलन होता है किससे, राप्ती से। राप्ती आके यहाँ घाघरा से मिल जाती है और घाघरा यहाँ आके बलिया में, यहाँ बलिया में जाके यहाँ ये उस गंगा नदी से मिल जाती है। और इसके बाद गंगा नदी का आगे बढ़ जाती है। तो हम लोग का मेन टॉपिक पे आते हैं, शारदा नहर पे। तो शारदा नहर क्या है? शारदा नदी से निकाली गई ये नहर है। सबसे बड़ी नहर प्रणाली है ये। इसका निर्माण देखें तो 1920 से 1928 के बीच किया गया। ये बनास, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा से, इस बनास एक जगह है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड व नेपाल की सीमा से, ये इसको निकाला गया है। और ये शारदा नदी, यही जो शारदा नदी है, जिसको काली या महाकाली नदी भी कहा जाता है, तो इससे इस नदी से इस नहर को निकाला गया है। और इस नहर की बात करें कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से जाती है, इसको निकाला गया है, तो ये पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक ये भी नहर आती है, शारदा नहर। तो ये शारदा नहर को आप लोग यहाँ पे देख 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 पा रहे होंगे कि ये पीलीभीत, ये है पीलीभीत, बरेली, ये बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, यहाँ पे लखीमपुर खीरी आप लोग, खीरी, हरदोई, हरदोई इधर लखनऊ के पास आप लोग को हरदोई। हरदोई के बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद ऐसे यहाँ पे लखनऊ, नाव होते हुए रायबरेली, रायबरेली, लखनऊ, यहाँ पे उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये उसके बाद यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे प्रयागराज, यहाँ पे इलाहाबाद दिख रहा होगा। यहाँ तक इस शारदा नहर आती है। तो आप लोग इसको मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, इसके यहाँ पे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या ऐसा कहे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है गंडक नहर। गंडक नहर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा, आप लोग को बताए थे पिछली वीडियो में, आप लोगों ने अगर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जाके देख लीजिए। यहाँ से गंडक नदी निकलती है और इस गंडक नदी से ही इस गंडक नहर को निर्माण किया गया। और ये यूपी बिहार राज्य
एक संयुक्त नहर प्रणाली है। ये नेपाल की गंडक या बूढ़ी गंडक से इसको निकाला गया है इस नहर को। और ये कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया को के डिस्ट्रिक्ट को ये सिंचित करने का काम करती है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और ये गोरखपुर, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट को ये डिस्ट्रिक्ट में इस गंडक नहर का विस्तार देखने को मिल सकता है आप लोगों को। नेक्स्ट है सरयू या घाघरा नहर। तो ये घाघरा घाघरा नहर आप लोग देख रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि घाघरा नहर ही आके यहाँ फैजाबाद में क्या हो जाती है, सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। घाघरा नहर को ही अयोध्या में जो सरयू नदी है, सरयू नदी के किनारे जो अयोध्या नगरी बसी हुई है वहीं पे, तो यही कहा जाता है कि तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यही घाघरा नदी नदी यहाँ पे सरयू आ जाती है। तो इसी यहीं से सरयू या इसको घाघरा नहर कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल देखें तो उद्गम स्थल और संबंधित इससे नदी देखें तो ये कतरनिया कतरनिया बहराइच में एक जगह है, वहाँ से इसको इस नहर का निर्माण किया गया है। और ये घाघरा और इसके इससे घाघरा नदी से इसको निकाला गया है बहराइच के पास से। और इसका 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। तो 2012 में इस नहर को एक राष्ट्रीय परियोजना के स्तर पर देखा जाने लगा और इसका दर्जा इसको दे दिया गया। इससे लाभान्वित जिले की बात करें तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बस्ती। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बहराइच में आप लोग तो आप लोग इस नहर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बहराइच है, बहराइच का ये है बहराइच। यहाँ से इसका कतरनिया एक जगह का नाम है बहराइच में, वहाँ से इसको निकाला गया है। और ये बहराइच होते हुए श्रावस्ती, श्रावस्ती होते हुए बलरामपुर, बलरामपुर होते हुए गोंडा, गोंडा होते हुए बस्ती, इन 5-6 डिस्ट्रिक्ट को ये डिस्ट्रिक्ट से इस नहर को निकाला गया और इधर के सारे भूमियों को ये सिंचित करने का काम करती है। जहाँ तक इन नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है तो इन नहरों से पानी इन क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है और वहाँ के किसानों के लिए एक सिंचाई का माध्यम बनाया जाता है। और इन नहरों से उधर की भूमि को उधर की फसलों की सिंचाई की जाती है। तो ये रहा सरयू या घाघरा नहर के बारे में। नेक्स्ट है हम लोग का रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर की बात करें तो इसका उद्गम स्थल और संबंधित नदी की बात करें तो ये माता टीला, ललितपुर, बेतवा नदी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ये ये बेतवा नदी ये बह रही है, यहाँ से देख रहे होंगे आप लोग। बेतवा नदी जाके यमुना यमुना में यहाँ पे कानपुर पास मिल जा रही है। तो इसका इसका उद्गम स्थल नदी माता टीला ललितपुर में इसका है। ललितपुर ये देख रहे होंगे, ये बुंदेलखंड साइड में ललितपुर, यहाँ से ये निकलती है। और यहाँ से ये ललितपुर के पास आप लोग देख रहे होंगे जो बेतवा नदी बह रही है, इसी से इसको ललितपुर के यहाँ से निकाला गया इस नहर को इस साइड बुंदेलखंड एरिया साइड में। और इसको इसका विस्तार किया गया है आगे तक। कुरसराय और मंदर नामक 2 नहरें भी इससे मिलती हैं। लाभान्वित जिलों की बात करें तो ये इससे हमीरपुर, जालौन, ये ललितपुर से निकलती है। यहाँ पे हमीरपुर, जालौन, ये जालौन देख रहे होंगे और झांसी ये है ललितपुर। तो इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट को ये पानी पहुंचाने का काम करती है ये नहर, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। और इसी बांध पे रिहंद घाटी परियोजना चल रही है। और रिहंद घाटी परियोजना की बात करें तो ये सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पे रिहंद नदी पे ये रिहंद घाटी परियोजना चलाई जा रही है। सोनभद्र के पिपरी का स्थान है, वहाँ पे इस योजना से मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और वाराणसी लाभान्वित होते हैं। तो ये रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर आप लोग को यहाँ पे हमने दिखाया। नेक्स्ट है हम लोग देख रहे हैं केन नहर। अब बाकी आप लोग को नामों से, अगर रिवर वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो रिवर में जितने भी केन हो गया, शारदा हो गया, बेतवा हो गया, ये सब हमने बताया था। अब उन्हीं नदियों के नाम से ही
कोई बेतवा नहर हो गया, कोई केन नहर हो गया, कोई शारदा नहर हो गया। तो इस तरह तो इस ये आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो केन नहर आप लोग ये केन नदी ये देख रहे होंगे और इसी रिवर से केन नहर को निकाला गया। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। ये पन्ना मध्य प्रदेश के निकट से बांदा जिले और मध्य प्रदेश के छतरपुर बांदा जिले से निकलती है और मध्य प्रदेश के छतरपुर तक ये जाती है और लगभग इससे 1.4 लाख एकड़ भूमि सिंचित होती है। यह राजघाट बांध यहाँ पे राजघाट बांध परियोजना है। ये ललितपुर बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है। ललितपुर ये देख रहे होंगे, ये आप ललितपुर जो है बुंदेलखंड का सबसे लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश से टच है, वहाँ पे ललितपुर और बेतवा नदी, जो बेतवा नदी ये देख अभी हम लोग ने देखा, बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है। बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसमें सहयोग बराबर सहयोग से इस राजघाट बांध को निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है हम लोग देखें तो केन नहर को हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है बाण सागर बांध एवं नहर प्रणाली। तो बाण सागर बांध क्या है और नहर प्रणाली क्या है? तो इसका निर्माण तो शहडोल मध्य प्रदेश के सोन नदी पर एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। तो मध्य प्रदेश के शहडोल में सोन नदी के ऊपर इस का निर्माण बाण सागर बांध का निर्माण किया गया है और ये एशिया की सबसे बड़ी परियोजना में इसको देखा जाता है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश झारखंड की एक संयुक्त परियोजना है, यानी तीन स्टेट का मिला के इस बाण सागर बांध का निर्माण किए हैं और तीनों स्टेट का इसमें बराबर की भूमिका है। तो उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की एक संयुक्त परियोजना है। इसमें मिर्जापुर, प्रयागराज इससे लाभान्वित होते हैं। यूपी की हम लोग बात करें, यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं, तो यूपी में मिर्जापुर और प्रयागराज इससे लाभान्वित होते हैं। गंगा जल परियोजना की बात करें तो निर्माण इसका क्या होता है? दिल्ली गंगा जल परियोजना, इसका निर्माण वर्ष देखें और इसको दिल्ली या नोएडा बाईपास के समीप समीप प्रताप बिहार में है इस गंगा जल परियोजना। तो इस दिल्ली और नोएडा के पास एक बाईपास है, बाईपास के समीप एक जल प्रपात बिहार है, वहीं वहीं पे ये गंगा जल परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखें हथनी कुंड बैराज और हथनी कुंड बैराज या इसी हथनी कुंड बैराज को ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। तो ये पहले तो हम लोग ये समझें कि बैराज होता क्या है। तो बैराज ये होता है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा बांध होता है जो पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है। तो उस बांध से क्या होता है कि पानी रोक के उस वहाँ पे उससे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस कराई जाती है। और तो वो बांध हो गया। और बैराज क्या होता है? बैराज को ये भी एक चैनल टाइप में इसको बैराज बनाया जाता है और पानी को वहाँ पे स्टोर किया जाता है और उस पानी को स्टोर करके जैसे कोई बड़ी नदी है वहाँ से पानी आ रहा है तो उस इलाके में पानी को रोक लिया जाता है और अब उस रोके हुए पानी को अब अपने हिसाब से किस नदी में, किस नहर में कितना पानी छोड़ना है, किस नदी में और किस नहर में कितना पानी छोड़ना है, अब वो अपने हिसाब से उस चैनल के माध्यम से जितना चैनल खोला जाता है, जितनी आगे आवश्यकता होती है जिस नहर को, उस नहर में उतना पानी छोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि बैराज बना करके पानी को स्टोर कर लिया जाता है एक जगह। और जैसे किसी इलाके में सूखा पड़ने लगा तो उस पार्टिकुलर नहर के लिए उस चैनल को खोल के उस नहर में पानी को प्रवाहित किया जाता है ताकि उस क्षेत्र के सूखा क्षेत्र को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए और वहाँ की भूमियाँ और वहाँ की फसलों की सिंचाई अच्छे से हो सके। तो बैराज का मतलब यही है कि ये भी एक पानी स्टोर करने का माध्यम है और इसके माध्यम से पानी को स्टोर किया जाता है। उसके बाद अपने
आवश्यकता के अनुसार जिस नदी को, जिस बांध को, जिस नहर को जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी उस नहर को छोड़ा जाता है। तो ये हो तो गया बैराज। तो यही हथनी कुंड बैराज है। अब यहाँ पे हथनी कुंड को ताजे वाला बैराज क्यों कहा गया है? हथनी कुंड बैराज जो है अ, का थोड़ा-सा ये डैमेज हो गई थी, तो डैमेज होने के बाद जब इसका पुनर्निर्माण किया गया, तो ये ताज़े वाला अब इसका ताज़ा ये बन गया, मतलब इसको कहा जाए तो फ्रेश, मतलब एक रूप से नया बन गया। तो इसी को इसने क्या किया, अब उसके हथनीकुंड बैराज को ताजे वाला बैराज नाम दे दिया गया। तो आप लोग से एग्जाम में पूछ सकता है कि ताजे वाला बैराज इसमें से किसका नाम है, और उसमें से एक हथनीकुंड बैराज दिया होगा, तो आप लोग को हथनीकुंड बैराज लगाना है। ताजे ताजे वाला बैराज ही बैराज है। इसका निर्माण वर्ष देखें तो 1872 में सहारनपुर के समीप यमुना नदी पर बनाया गया, और 1978 में यह भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए, यही हथनी कुंड बांध है, 1872 में सहारनपुर के समीप यमुना के, यहाँ पे सहारनपुर देख रहे होंगे, यहाँ पे बनाया गया। और इसको ये 1978 में जब एक बार भयंकर बाढ़ आई थी तो ये क्षतिग्रस्त हो गया था। तो फिर इसको केंद्र सरकार के माध्यम से 12 मई 1994 को एक समझौता हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन 5 स्टेट के समझौते के साथ इसको फिर पुनर्निर्माण किया गया 1994 में, और नया हथनी कुंड बैराज बनाया गया। 1999 तक ये बन के तैयार हो गया पूर्ण रूप से। तो इसी को हथनी कुंड बैराज को अब ताजे वाला बैराज कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट है गोकुल बैराज। गोकुल बैराज की बात करें तो अब बैराज आप लोग को बता चुके हैं कि बैराज क्या होता है, एक पानी स्टोर करने का माध्यम है। पानी को स्टोर करके अपने आवश्यकता अनुसार नहरों को पानी छोड़ा जाता है चैनल के माध्यम से। जिस नहर को जितना पानी होता है उसकी आवश्यकता अनुसार पानी को छोड़ा जाता है उसमें। अब देखिए यहाँ गोकुल, गोकुल के समीप यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ये नया गोकुल बैराज बनाया जा रहा है, तो यमुना के इस नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और लवकुश बैराज, लवकुश बैराज क्या है? ये कानपुर के पास गंगा नदी पर बनाया जा रहा है गोकुल बैराज। और आगरा बैराज, यह बैराज आगरा ताजमहल से 8 किमी दूर यमुना पर बनाया जा रहा है। तो ये तीनों बैराज इधर बनाए जा रहे हैं ताकि पानी को स्टोर करके उसके क्षेत्र के आवश्यकता अनुसार पानी को भेजा जा सके, ताकि ऐसा ना हो कि पानी बाढ़ के समय में, बरसात के समय में नदियों में पानी ज़्यादा हो जाए, नहरों में पानी ज़्यादा हो जाए और आसपास के इलाके बाढ़ ग्रसित हो जाएं, और वहाँ पे जो कृषि हो रही है, कृषि भूमियाँ हैं जो, वो पानी से वहाँ पे कृषि को नुकसान होने लगे। तो इसीलिए थोड़ा सा बाँध बना के, जब ये अभी इधर मई, जून, जुलाई का जो समय होता है, जो सूखा पड़ने लगता है, तो उस समय इस पानी को नहरों में छोड़ा जाता है भूमि को, फसलों को सिंचाई करने के लिए। तो इस प्रकार से अब एक नया गोकुल बैराज, 3 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें से एक लवकुश बैराज है, और आगरा बैराज है, और गोकुल बैराज जो यमुना नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में सारे जो भी नहरें थी, सबको हम लोगों ने A to Z नहर यूपी की सारी देख लिया। अब तो चलिए, अब इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लगभग 30 मिनट की हो गई है, पर कोई नहीं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों को कहीं भी दूसरी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आप लोग इसको चाहे तो अपने हाथ से नोट बना सकते हैं, या जब हमारे अंडरलाइन करने से पहले इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। जब कभी भी मन करे तो उसको एक बार अपने सरसरी निगाहों से अगर भी देख लेते हैं और मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे। उत्तर प्रदेश की झील झील हो गया, वन विहार हो गया, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जो भी वीडियो आएगी वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।